नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में देसी स्टडी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं वैदिक काल के अंतर्गत जो पहला वीडियो है पूर्व वैदिक काल, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि हम लोग सभ्यता की बात करें तो हमारे देश में जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता रहा है। लेकिन जब 1750 में उस सभ्यता का पतन हो गया और उसके 200 सालों के बाद तक कोई सभ्यता विकसित नहीं हुई, और जब 200 साल बीत गए उसके बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। और उस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत कुछ समय तक सभ्यता आधुनिकतम रही, और उसके बाद जो और सभ्यता विकसित हुई या उस समय जो और काल बीता वह उससे भी ज़्यादा आधुनिक रहा। तो इसलिए हम इस काल को भी दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला हमारा पूर्व वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, यदि इसे काल के आधार पर बांटें तो वैदिक काल के अंतर्गत जो समय इसको दिया गया है वह 1500 से लेकर 600 BC दिया गया है। और वही वैदिक काल में पहला जो काल पड़ता है पूर्व वैदिक काल, उसका समय 1500 से लेकर 1000 BC, और जो दूसरा समय आता है उत्तर वैदिक काल का, उसका समय 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहा है। दोस्तों, इस सभ्यता के अंतर्गत या इस काल के अंतर्गत हम लोग ने किसी भी समाज के अंतर्गत हम लोग जब किसी समाज का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। और उसका जीवन जो होता है वह राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन, उसके जीवन के आधार पे हम लोग इस काल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बिंदुओं को समझाने में कोशिश करूं। तो आगे हम लोग आज बात करते हैं कि उस समय जो कबीलाई लोग रहते थे, उनको समाज चलाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रशासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती थी। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कबीलाई जीवन था उसको यहाँ पर जन कहकर संबोधित किया जाता था, और उस कबीलाई समाज को चलाने के लिए एक प्रशासन की ज़रूरत पड़ती थी, जिसे चलाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था और उसे राजन कहा जाता था। उस समय जो राजन होते थे वह उन्हीं में से किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति को बनाया जाता था, और उसके अधिकार जो होते थे वह काफ़ी सीमित कर दिए जाते थे। अर्थात उसे किसी भी प्रकार के न्याय करने का अधिकार या टैक्स वसूलने का अधिकार, और जैसे कि हम लोग उत्तर वैदिक काल में जो राजा पढ़ेंगे उनके अधिकार काफ़ी ज़्यादा होते थे। लेकिन यहाँ पर जो अधिकार थे वह किसी राजा के बहुत सीमित थे, और किसी भी राजतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का यहाँ उल्लेख नहीं मिलता है, और थोड़ी थोड़ी राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि उस प्रशासन को चलाने के लिए जिस राजा की नियुक्त की जाती थी, उसमें राजा की सहायता के लिए 4 प्रकार की संस्थाएं बनाई जाती थी। उनमें से पहली संस्था का नाम समिति, दूसरी का नाम सभा, तीसरी का नाम विदत और चौथी का नाम गण था। पहली समिति के अंतर्गत हम लोग यदि बात करें तो इस समिति में वो लोग होते थे जैसे कि उस समाज में रहने वाले आम लोग होते थे। उस समाज में रहने वाले आम लोग इस समिति में भाग ले सकते थे, और उनकी राय के आधार पर राजा अपना न्याय देता था। और आगे हम लोग बात करें अगली समिति के बारे में, तो वह थी हमारी सभा, जिसमें कुलीनों की संस्था होती थी। कुलीनों की संस्था से तात्पर्य है कि उस समाज में जो उच्च वर्ग रहते थे या जो ज़्यादा शिक्षित वर्ग होता था उन्हीं को इस सभा में भाग लेने का अधिकार था, और इसके अलावा निम्न वर्ग के लोग इस सभा में भाग नहीं ले सकते थे। इसके बाद अगली सभा थी विदत। इसके अंतर्गत उपज और लूट का बंटवारा किया जाता था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि विदत का कार्य जो होता था वह उपज का हिस्सा किस प्रकार से समाज में बांटना है, और जब एक कबीले से दूसरे कबीले द्वारा युद्ध किया जाता था और उसमें जो लूट का भाग होता था उसे किस प्रकार से लोगों में बांटना है, उसका कार्य विदत के द्वारा किया जाता था। आगे हम लोग अगली संस्था के बारे में बात करेंगे, तो वह थी हमारी गण। गण भी कुलीनों की सभा होती थी, और यहाँ पर भी कुलीन वर्ग अर्थात उच्च वर्ग को स्थान दिया जाता था। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार 4 प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया गया था, जो उस समय राजा की प्रशासन व्यवस्था में सहयोग करते थे। आगे इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि ये राजा की सहायता करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। रत्निन के अंतर्गत पुरोहित, सेनानी, पुरुष और स्पर्श,
इन 4 प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। पुरोहित का काम उस समय के धार्मिक कर्मकांडों को संपन्न करवाना और धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देने का कार्य होता था। वहीं अगर हम लोग सेनानी की बात करें तो सेनानी का कार्य सेना से जुड़े हुए प्रमुख कार्यों को करना और सेना के संबंधी मामलों में राजा को सलाह देने का कार्य सेनानी का होता था। वहीं अगर हम लोग पुरुष की बात करें तो राजा की सुरक्षा व्यवस्था देखने का कार्य या उस समय जो दुर्ग बनाए जाते थे उनकी सुरक्षा करने का कार्य पुरुष का होता था। वहीं अगर हम लोग स्पर्श की बात करें तो स्पर्श का कार्य उस समय राजा को गुप्तचर के रूप में किया जाता था, अर्थात उस समय जो गुप्त सूचनाएं होती थी उनको देने का कार्य स्पर्श करता था। वहीं हम आगे सेना की बात करें तो इस काल में सेना की हमें कोई नियमित व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, अर्थात कह सकते हैं कि उस समय जो सेना होती थी वह नियमित रूप से नहीं रखी जाती थी और उन्हें किसी भी प्रकार के नगद वेतन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इस समय जो अर्थव्यवस्था थी वह पशुपालन पर आधारित थी पूर्ण तरीके से और यहाँ पर किसी प्रकार को टैक्स वसूलने की व्यवस्था नहीं थी। तो जो उस समय सेना रखी जाती थी वह आम लोगों को ही मिलाकर बनाई जाती थी और युद्ध के समय उनका प्रयोग किया जाता था और जब युद्ध समाप्त हो जाते थे तो उन्हें वापस भेज दिया जाता था और वह लोग आम नागरिक का जीवन वहाँ पर बिताते थे। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर तो इस समाज में एक प्रकार का कर दिया जाता था जिसको हम लोग बलि कहते थे और यह जो कर था वह स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। अगर हम लोग इसके बारे में चर्चा करें तो यह कर वहाँ के लोगों द्वारा स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। इस कर को देने के लिए उन पर किसी भी प्रकार की बाध्यता या अनिवार्यता नहीं थी। जो आगे उत्तर वैदिक काल में जो राजा आ जाएंगे वो इस कर को नियमित रूप से वसूलते हैं और उस प्रकार यहाँ पर उनसे तुलना करें तो यह कर उनको देने के लिए वहाँ के समाज के लोग इसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। आगे हम लोग यही न्याय की बात करें तो जब हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया कि राजा के जो अधिकार थे वह काफ़ी सीमित होते थे, तो जो राजा न्याय का कार्य करता था वह भी अपनी इन समितियों द्वारा करता था और न्याय का किसी भी प्रकार का अलग से विभाग नहीं बनाया गया था। तो यहाँ जो न्याय की व्यवस्था थी उसका पूर्ण रूप से कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस समाज के राजनीतिक जीवन के बारे में समझने का प्रयास किया। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत अगर फिर से हम लोग देखें तो यहाँ पर जो कबीलाई जीवन था उसे जन कहा जाता था और उस समाज को चलाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे वहाँ पर राजन कहा जाता था और उसके अधिकार जो थे वह काफ़ी सीमित होते थे। उसी अधिकारी को सहायता के लिए 4 प्रकार की समितियों की गणना की गई थी, जिसमें से पहली थी समिति, दूसरी थी सभा, तीसरी थी विदत और चौथी थी गण। समिति आम लोगों की सभा होती थी, सभा जो कुलीनों की संस्था होती थी, विदत इसका कार्य उपज और लूट का बंटवारा करना होता था और गण यह भी कुलीनों की सभा होती थी। समिति और विदत ये दोनों ऐसी संस्थाएं थी जिसमें महिलाओं को भी हिस्सा लेने भागीदारी करने की व्यवस्था थी। और यहाँ पर अधिकारी की बात करें तो राजा को सलाह देने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो रत्निन के अंतर्गत पुरोहित, सेनानी, पुरुप और इस पर 4 प्रकार के व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। पुरोहित का काम धार्मिक मामलों में, सेनानी का काम सेना के मामले में, पुरुप का काम राजा की सुरक्षा व्यवस्था या दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था के मामले में और स्पर्श का कार्य उस समय की गुप्त सूचनाओं को देने का कार्य किया जाता था। इस समय सेना की कोई नियमित व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है और यहाँ पर जो कर दिया जाता था वह स्वेच्छा से दिया जाता था, जिसको हम लोग बलि कहते थे। या अगर हम लोग बात करें तो यहाँ समाज में या राजनीतिक जीवन में यहाँ पर न्याय व्यवस्था का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे सामाजिक जीवन के बारे में, जो कि राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड है। सामाजिक जीवन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ भी जो समाज था वह समतावादी था, अर्थात समाज की जो व्यवस्था थी वह सामाजिक थी। लोग आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध नहीं थे क्योंकि यहाँ का जो पेशा मुख्य था वह पशुपालन होता था और कृषि की यहाँ पर मुख्य रूप से जानकारी थी, लेकिन उसको प्रमुख रूप से व्यावसायिक तौर पर नहीं किया जाता था। तो यहाँ जो समाज हम लोग देखने को मिलता है वह समतावादी था। आगे वर्ण व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें
तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें इस समाज में मिलता है, लेकिन जो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी वह आज की वर्ण व्यवस्था से काफ़ी अलग थी। जैसे कि यहाँ आज के समाज में हम लोगों ने जो वर्ण व्यवस्था बांट रखी है वह पैतृक बांट रखी है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म के आधार पर थी। अर्थात कर्म के आधार पर कहें कि जैसे कोई व्यक्ति कर्म करता था उसकी वर्ण की व्यवस्था उसी कर्म के आधार पर कर दी जाती थी। अर्थात शूद्र निम्न वर्ग का काम करता था, ब्राह्मण उच्च वर्ग का काम करता था, और उस समय एक ही परिवार में कई प्रकार के वर्ण के लोग रहते थे, और इसकी जानकारी हमें 9वें मंडल में मिलती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वह कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 9वें मंडल के अंतर्गत मिलता है। वहीं अगर हम लोग 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में जो हमें जानकारी दी गई है वहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है वह पुरुष सूक्त आधारित है। तो यहाँ पर हमारे 2 प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनते हैं कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 9वें मंडल पे है, और पुरुष सूक्त के आधार पर वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वह 10वें मंडल पे मिलता है। तो इसे याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करें कि इस समाज में दासों का क्या स्थिति थी और महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ दास प्रथा के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दासों की जो व्यवस्था थी वह कठोर रूप से नहीं होती थी। जैसे कि यूरोपीय जो दास होते थे उनके ऊपर काफ़ी कठोर व्यवस्था रखी जाती थी, कठोर नियम लगाए जाते थे, लेकिन यहाँ जो दासों का कार्य था वह ज़्यादा कठोर नहीं होता था, उन्हें सम्मान दिया जाता था। आगे वहीं हम लोग स्त्रियों की बात करें तो यहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति थी वह काफ़ी अच्छी होती थी। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर परिवार के बारे में, तो परिवार जो होती थी या कुल वह सबसे छोटी इकाई थी। परिवार और या कुल इस समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी, और यह जो समाज था वह पितृसत्तात्मक होता था। जैसे कि हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि उस समय जो समाज था वह मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन वैदिक सभ्यता जब 200 साल बाद आई उसमें जो समाज आ गया वह पितृसत्तात्मक हो गया, और यहाँ पर पुरुषों की प्रधानता हो गई। आगे हम लोग बात करें स्त्रियों के बारे में, तो स्त्रियों में उपनयन संस्कारों एवं शिक्षा का अधिकार उनको प्राप्त था। यहाँ पर इस समाज में हम लोग पढ़ते हैं कि स्त्रियों की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, उनको उस समाज में कई सारे अधिकार प्राप्त होते थे, जैसे कि निम्न समिति और विदत में भी भाग लेने का उन्हें अधिकार प्राप्त था। और वहीं अगर हम लोग बात करें उनके संस्कारों की, तो जो 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं उनमें से स्त्रियों को उपनयन संस्कार भी दिलाए जाते थे, और उस समाज में उन्हें शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त था। वहीं अगर हम लोग प्रथाओं की बात करें तो स्त्रियों में पुनर्विवाह और नियोग प्रथा की भी प्रचलन था। पुनर्विवाह में यदि किसी स्त्री का पुरुष ख़त्म हो जाता था तो वह दोबारा विवाह कर सकती थी, और नियोग प्रथा के अंतर्गत यदि स्त्री चाहे तो वह अपने देवर के साथ भी विवाह कर सकती थी और अपना जो वैवाहिक जीवन था उसको संपन्न कर सकती थी। आगे यहाँ पर हम लोग बात करें तो कई सारी और प्रथाएं थी जो महिलाओं के पक्ष में थी। उसमें से बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं थी। अर्थात जो आज के समाज में कुरीतियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि बाल विवाह होते हैं और दहेज प्रथा भी लागू है, तो उस समय यहाँ पर आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं होती थी। वह आर्थिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह काफ़ी सूक्ष्म मिलता है, और इसका कारण मुख्य व्यवसाय पर आधारित था, क्योंकि इस समय का जो व्यवसाय होता था वह पशुपालन आधारित था, न कि कृषि आधारित। वहीं जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर कृषि को मुख्य व्यवसाय बना लिया जाएगा, और जो पशुपालन होगा वह द्वितीयक व्यापार के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत नहीं होती थी तो इस प्रकार की प्रथाओं का भी उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। और इस काल में सामाजिक जीवन के अंतर्गत कुछ महिलाओं के नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी। इन महिलाओं को विदुषी महिलाएं बोला जाता था। ये महिलाएं जो होती थी यह मुख्य रूप से ऋषि परिवारों से होती थी, और इनकी शिक्षा काफ़ी अच्छी होती थी। इसलिए इन नामों से भी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं।
तो इनका नाम भी हमें याद रखना है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर भोजन के बारे में, तो इस समाज में जो भोजन था वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किए जाते थे। शाकाहारी के अंतर्गत यहाँ पर दूध और अनाज इस प्रकार के भोजन करते थे, और वहीं मांसाहारी में ये लोग मछली और अलग प्रकार के भोजन करते थे। आगे वही मनोरंजन के बारे में बात करें तो मनोरंजन के अंतर्गत लोग मनोरंजन के लिए यहाँ पर पासा, नृत्य, संगीत और घुड़दौड़ आदि प्रकार के खेल करते थे, जिससे वो लोग अपने समाज में मनोरंजन का व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ जो समाज था वह समतावादी था, वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म आधारित थी। आगे इसकी जानकारी हमें दो भागों से मिलती है। पहला हमारा नवा मंडल, जिसमें व्यवस्था का उल्लेख जो है वह कर्म आधार पर दिया गया है, और वहीं अगली जो वर्ण व्यवस्था दी गई है वह पुरुष सूक्त के आधार पर दी गई है, और उसकी जानकारी हमें 10वें मंडल से मिलती है। आगे यहीं पे हम लोग बात करें यहाँ पर दास प्रथा का, तो हाँ, दास प्रथा का यहाँ पर प्रचलन था, लेकिन उस समय जो दास प्रथा थी वह काफ़ी कठोर नहीं थी। आगे परिवार की बात करें तो यहाँ पर जो परिवार था वह छोटा था, और इस समाज में जो समाज था वह पितृसत्तात्मक समाज होता था। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर स्त्री के बारे में, तो स्त्रियों की स्थिति उस समाज में काफ़ी अच्छी थी। उन्हें उपनयन संस्कार, शिक्षा का अधिकार, समिति में भाग लेने का अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, और उन्हें उनके पक्ष में कुछ प्रथाएं भी उस समय प्रचलित थी, जैसे कि पुनर्विवाह, दहेज प्रथा को रोका गया था वहाँ पर, और नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत वह अपने देवर से विवाह कर सकती थी। आगे वहीं बाल विवाह और दहेज प्रथा इस समाज में नहीं मौजूद थी। आगे कुछ स्त्रियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की जो इस समाज में काफ़ी महत्व स्थान रखती थी, जैसे कि गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी। और आगे हम लोग बात करें भोजन के बारे में, तो यहाँ पर दो प्रकार के भोजन प्रचलित थे, जैसे कि शाकाहारी और मांसाहारी। और मनोरंजन के अंतर्गत यहाँ लोग पासा, नृत्य, घुड़दौड़ और संगीत आदि के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे। उसके बाद हम लोग बात करें इसके आर्थिक जीवन के बारे में, तो आर्थिक जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह पशुपालन था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन क्यों था? क्योंकि इस समाज में कृषि की जानकारी मनुष्य को हो गई थी, लेकिन यहाँ पर पशुपालन को ज़्यादा प्रधानता दी जाती थी, और एक कबीले से दूसरे कबीले में कभी कभी जो युद्ध होते थे वह मुख्य रूप से पशुओं को लेकर हो जाते थे। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि इस समाज का सबसे मुख्य पशु कौन था, तो वह गाय था, जिसको हम लोग उस समय अगन्या कहते थे। इसका महत्व को हम लोग यहीं से जान सकते हैं, क्योंकि जो ऋग्वेद में इसके बारे में चर्चा की गई है वह 176 बार की गई है। तो इस समाज का जो सबसे प्रमुख पशु था वह गाय था, और उसकी व्याख्या 176 बार ऋग्वेद के अंतर्गत की गई है। और इसी समाज में घोड़े का भी प्रयोग किया जाता था, जो युद्ध में रथ बनाए जाते थे, या ऐसे जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रथ गाड़ियाँ बनाई जाती थी, उनमें घोड़े का प्रयोग भी मिलता है। आगे हम लोग यहीं बात करें तो कृषि व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ पर कृषि को कम महत्व दिया गया है, और कृषि के लिए मात्र 24 मंत्रों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के यहाँ पर जो मुख्य आधार बताया गया है वह पशुपालन को बताया गया है, ना कि कृषि को। आगे यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी तो उसका एक कारण यह भी था कि वहाँ पर जो उद्योग थे वह भी काफ़ी सीमित होते थे, और मुख्य रूप से जो उद्योग होते थे वह बढ़ईगिरी, रथकार या मिट्टी के बर्तन बनाना, इस प्रकार के उद्योग किए जाते थे। और आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इस समय जो मुद्रा की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, और जो एक दूसरे से व्यापार होता था वह आंतरिक रूप से होता था, और जो व्यापार का आधार बनाया जाता था वह वस्तु विनिमय आधारित था, अर्थात एक वस्तु को लेकर दूसरी वस्तु को देना, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा का किसी भी प्रकार का प्रचलन नहीं था। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर व्यापार के बारे में, तो व्यापार विनिमय द्वारा होता था, और यहाँ पर केवल आंतरिक व्यापार था। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मुद्रा की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है। इस प्रकार हम लोग ने आर्थिक जीवन को समझा। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर धार्मिक जीवन के बारे में, तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत यहाँ पर
प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी, अर्थात यहाँ पर जो कबीलाई लोग होते थे वह प्रकृति को भी पूजते थे और यहाँ पर उन्होंने अपने पूजा के लिए कई सारे देवताओं को भी स्थान दिया है। जैसे कि इस समाज में जो प्रथा प्रचलित थी वह बहुदेववादी थी और यहाँ विभिन्न प्रकार के देवताओं को स्थान मिलता है। देवताओं के अंतर्गत उन्होंने 3 भागों में इसे बांट रखा था। जैसे एक थे अंतरिक्ष के देवता, दूसरे हैं पृथ्वी के देवता और तीसरे हैं आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता के अंतर्गत हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि इंद्र को यहाँ पर काफ़ी महत्वता दी गई है और वहीं दूसरे आगे आते हैं मारुत, तीसरे आते हैं रुद्र और चौथे आते हैं वायु। इन चारों देवताओं को अंतरिक्ष के देवता बोला जाता था। और आगे हम लोग बात करें वहीं पृथ्वी के देवताओं के बारे में, तो यहाँ पर अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति, इन 4 देवताओं को पृथ्वी के देवता की संज्ञा दी गई है। और आगे यहीं हम लोग बात करें आकाश के बारे में, तो आकाश के देवता में सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु, ये 4 प्रकार के देवताओं के बारे में जो जानकारी दी गई है वह आकाश के देवता के बारे में होती है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में इस चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो इस समय जो इंद्र जो देवता थे वह सबसे प्रमुख देवता थे, अर्थात उन्हें पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है। पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, या जब युद्ध विजय होता था तब इस देवता की पूजा की जाती थी और उसके बाद युद्ध को किया जाता था। उनका यह मानना था कि इनकी पूजा करने से उस समय हमारा युद्ध क्या होगा, विजय होगा और हम लोग उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेंगे। वहीं आगे अगर बात करें तो इसकी जानकारी हमें 250 बार मिलती है ऋग्वेद में। उसके बाद इंद्र के बाद अगर देखें तो यहाँ पर अग्नि को मध्यस्थ देवता के रूप में जाना जाता है और इसकी जानकारी 200 बार मिलती है ऋग्वेद में। मध्यस्थ के देवता का मतलब क्या है, तो यहाँ पर उस समाज में यह मानना था कि अग्नि को मनुष्य से देवता के बीच का मध्यस्थ देवता माना जाता था। अर्थात यदि उस समाज के लोग अग्नि को कुछ समर्पित कर देते थे तो वह चीज़ अंतरिक्ष और देवताओं तक पहुंचा दी जाती थी। तो अग्नि को ये लोग मध्यस्थ देवता के रूप में जानते थे। आगे वहीं वरुण के बारे में बात करें तो वरुण जो होते थे वह वर्षा के देवता होते थे। जब वर्षा करानी होती थी या जब खेती की जाती थी तो उस समय वर्षा की ज़रूरत पड़ती थी और उस समय वरुण देवता को पूजा जाता था। आगे वहीं सविता की बात करें तो वह चमकते हुए सूर्य के बारे में इनके बारे में जानकारी मिलती है और इन्हीं के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया है। मित्र को उगते सूर्य की संज्ञा दी गई है। वहीं अश्विन जो है वह चिकित्सक देवता बोले जाते हैं। पूषण जो है वह पशुओं और औषधि के देवता बोले जाते हैं। वहीं सोम अर्थात वनस्पति के देवता बोले जाते हैं। तो इस प्रकार जो कई सारे प्रमुख देवता थे उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रमुख रूप से देखें तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, इन सभी चारों प्रकार के जीवनों के बारे में चर्चा की। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।